हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सोर्स कोड बना लेंगे। सोर्स कोड कैसे क्रिएट होता है वीएस कोड में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे नेम देंगे हम लोग वेरिएबल्स, और जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसके सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है .c। मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हमारा सोर्स कोड बनकर तैयार हो गया। नाउ पहले समझ लेते हैं वेरिएबल्स आखिर होता क्या है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है वेरिएबल्स, आपने मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, है ना। मीन्स 4x अगर लिखा हुआ है तो उसमें x क्या होता था, वेरिएबल होता था। 4 क्या होता था, कांस्टेंट होता था। यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, लेकिन लगभग कुछ वैसा ही है। मीन्स क्या, वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। मीन्स आप लोग कंपेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को एज अ कंटेनर। आपके घर में बहुत सारा कंटेनर होता होगा, आप लोग उसमें चावल दाल आटा वगैरह रखते होंगे। वेरिएबल्स भी क्या है, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। क्या करेंगे, इस कंटेनर में वैल्यू को रखेंगे। तो वेरिएबल्स आर जस्ट अ कंटेनर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हैं। नाउ अब वेरिएबल्स जो है स्टूडेंट, वो डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट ओनली वन एट अ टाइम। मतलब क्या, अगर कोई हमारा वेरिएबल है, मान लिया जाए x, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा x इंटीजर वेरिएबल है तो हम उसमें 4, 3, 20, 20,000 स्टोर कर सकते हैं, बट ओनली वन एट अ टाइम। यानी कि कोई भी वेरिएबल एट अ टाइम ओनली वन वैल्यू को स्टोर करेगा। और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक होता है स्टूडेंट सोर्स कोड का, वो हम लोग लिख लेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो हेडर फाइल है उसे इंक्लूड करा लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ जो फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, स्टैंडर्ड आउटपुट पे डिस्प्ले कराता है हमारे किसी भी स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को अपने सोर्स कोड में इंक्लूड कर लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। नाउ अब यहाँ पे आता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात है, आखिर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाए। जब हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो डिक्लेयर करना मीन्स क्या, बताना कि ये क्या है, एक से एक वेरिएबल है। तो उसको डिक्लेयर करने के रूल होते हैं। रूल क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिखूंगा। सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटा टाइप। सही है, यस, डेटा टाइप। बीच में डैश दे दूंगा मैं ताकि आपको पता चले, DATA, डेटा टाइप, या ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो आपके घर में काफी सारे कंटेनर हैं। आप किसी कंटेनर में दाल रखते हैं, किसी कंटेनर में चावल रखते हैं, या आपके पास कोई टोकरी है उसमें आप आलू रखते हैं। आप टोकरी में पानी नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं क्योंकि क्या होगा, वो चू जाएगा। ठीक इसी प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेरिएबल्स पे भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी ना किसी टाइप के होते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर टाइप वो टाइप डिसाइड करेगा कि ये वेरिएबल्स कौन से वैल्यू को होल्ड करेगा, और इस वैल्यू का रेंज क्या होगा। यानी आपके घर के कंटेनर से अगर मैं कंपेयर करूं, देखिए कंटेनर से मैं बार बार इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि आप सारे लोग उससे परिचित हैं। ठीक है, कंटेनर का कुछ ना कुछ साइज होता होगा, मीडियम साइज का, स्मॉल साइज का, या लार्जर साइज का। उसकी कुछ कैपेसिटी होती होगी। अगर आप उससे ज्यादा उसमें सामान को डाल दीजिएगा तो क्या होगा, वो ओवरलैप हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा जबरदस्ती कीजिएगा तो क्या होगा कि उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, है ना। मीन्स अगर कोई कंटेनर है जिसमें 10 किलो चावल अटता है, और अगर आप उसमें 12 किलो ठूस के हटा दीजिएगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, या फिर चूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेरिएबल्स पे होगा कि वेरिएबल का हर एक का एक टाइप होता है, और बेस्ड ऑन देयर टाइप उसका एक रेंज होता है कि इस रेंज से इस रेंज तक हम इसमें वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। अगर हम उससे ज्यादा स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा वैल्यू लॉस हो जाएगा। कैसे होगा हम लोग समझेंगे अभी। तो डिक्लेरेशन क्या करता है, सबसे पहले आपको टाइप लिखना है, मीन्स बताना है कि ये हमारा वेरिएबल इस टाइप का है। देन आपको लिखना है वेरिएबल का नेम। ओके, उसके बाद आपको बताना है, अच्छा मेरे वेरिएबल का नेम ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो इंट एक्स, ये क्या किया मैंने, ये मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया।
अब ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, इंट। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, तो मैंने यहाँ दिया इंट। अब देखिए डेटा टाइप क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पे बता दिया क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे सारे डेटा टाइप्स और उसके रेंज और वैल्यूज को समझने के लिए हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, इसलिए ठीक है। तो डेटा टाइप के बारे में अभी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि इंट एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। नाउ अब ये इंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं वो इंट टाइप का है। नाउ सेकेंड चीज हमने क्या लिखा है, एक्स। मीन्स हम बता रहे हैं कि ये एक्स क्या है, इस जो हमने इंट डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, जो हमने इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका ये नेम है। ओके नाउ अब हमें क्या देना होगा, सेमीकोलन। व्हाई, 1 मिनट, बिकॉज हर एक सी स्टेटमेंट जो होता है वो सेमीकोलन से एंड होता है ना, ये नेसेसरी होता है। ये हुआ आपका डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। डिक्लेरेशन मीन्स क्या, एक तरह से हिंदी क्या होता है डिक्लेरेशन का, घोषणा करना है ना। तो आप घोषित कर रहे हैं कि यह घोषित किया जाता है कि हमने एक वेरिएबल इंट टाइप का एक्स डिक्लेयर किया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब लगभग ये हो गया। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया तो इसका कोई यूज क्या है, जब तक हम इसमें कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कराएंगे तब तक इसका कोई यूज नहीं है। और वैल्यू को स्टोर कराने के बाद जब तक हम उस वैल्यू का यूज नहीं करेंगे तब तक इसका कोई यूज तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ेगा, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करवाना पड़ेगा। ओके सो इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या होता है, सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ कमेंट करके। आपको जस्ट लिखना है वेरिएबल का नेम, देन आपको देना है इक्वल्स टू, यानी कि इक्वल्स टू मीन्स क्या, ये क्या करता है स्टूडेंट, ये जो इसके राइट साइड में वैल्यू होता है उसको स्टोर करवा देता है लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। पहले मैं लिख दे रहा हूँ सिंटैक्स को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये हुआ सिंटैक्स। वैसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ फॉन्ट को क्योंकि आप में से कई लोग फोन में देख रहे होंगे। ओके नाउ देखिए होगा क्या, हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना है, देन देना है इक्वल्स टू का साइन, एंड देन उसके बाद लिखना है वैल्यू। मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स 5, सेमीकोलन देना मस्ट है। यहाँ पे हम लोग क्या रहे हैं, वेरिएबल का हमने नेम दिया x, देन हमने इक्वल्स टू का साइन दिया, देन लिखा 5। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये बता रहे हैं कि हमने इस x वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है 5 से। ओके तो ये स्टेटमेंट आपका करेगा क्या, इक्वल्स टू ऑपरेटर का ये काम होता है कि जो राइट साइड में वैल्यू है आपका, ये राइट साइड है, ये 5 राइट साइड में लिखा हुआ है, तो राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करा देना है, ठीक है। अब इक्वल्स टू जो ऑपरेटर होता है इसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होना चाहिए, और भी काफी सारे, वो हम लोग ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये होता है डिक्लेरेशन का सिंटैक्स। मीन्स ये हुआ आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड ये हुआ आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। नाउ अब जब डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, अब हमें वेरिएबल को यूज करना है ना। तो अब जहां जहां हमें वेरिएबल को यूज करना रहेगा वहां वहां हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस एक्स सिंबल का यूज करेंगे। यानी कि जहां जहां हमें 5 की नीड होगी वहां वहां अगर हम x लिखेंगे तो वो 5 से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए नहीं बताया, अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है ना, जो डबल क्वोट्स में इनक्लोज्ड होते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है ये भी अभी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये जानिए कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग होता है आपका, है ना, या कैरेक्टर एरे बोल सकते हैं, और लास्ट जिसका नल होता है। अब देखिए एरे क्या होता है ये भी आपको नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे, घबराना नहीं है आपको। तो चलिए प्रिंट करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको सिंटैक्स बता देता हूँ स्टूडेंट। हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हर एक वैल्यू के लिए, हर एक टाइप के वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग अलग होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली करता क्या है, ये बताता है कि आपको उस किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स में इसके बारे में। तो जो हमारा इंट वेरिएबल है स्टूडेंट, ठीक है, और इंट अगर हम
इसे ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो जो हमारा साइंड इंट वेरिएबल है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डबल क्वोट्स के अंडर में %d। मीन्स मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक साइंड इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करना है, साइंड इंटीजर वेरिएबल को। और वो साइंड इंटीजर वेरिएबल कहाँ है, तो वो x में है। कहाँ है, x में है। फिर से देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा printf %d, x। यानी कि मैं बता रहा हूं कि आपको यहां पे क्या करना है, एक साइंड %d जो होता है वो साइंड इंटीजर वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। यहां मैंने %d लिखा और कौन सा साइंड इंटीजर वैल्यू, तो x में जो वैल्यू है तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। चलिए पहले हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा 5 प्रिंट होता है या नहीं होता है। ओके तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया। मैंने बता दिया था ये बटन आपको कैसे मिलेगा स्टूडेंट, है ना, कोड रनर आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि हाउ टू सेट एनवायरनमेंट फॉर सी इन VS कोड। सो यहाँ पे देखिए 5 आपका आ चुका है। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप यहाँ 5 की जगह 15 कर लीजिए एंड देन अगेन हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अब 15 आ गया। ये हो गया आपका बेसिक सी बात है। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं वेरिएबल्स के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कि आप एक स्टेटमेंट पे, एक ही सी स्टेटमेंट पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कैसे, बाय द यूज ऑफ कॉमा। मीन्स अगर मान लिया जाए मुझे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं इंट टाइप के, तो मैं क्या करूंगा, इंट x, y, z, a, b, है ना, तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। इस प्रकार से आप इनफाइनाइट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाता है। लिमिटेशन क्या होता है कि जब आप इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं तो सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो एक ही टाइप के होने चाहिए। मीन्स क्या, अगर आपने फर्स्ट वेरिएबल का टाइप इंट रखा है तो आप सेकंड वेरिएबल का टाइप फ्लोट या कोई और टाइप नहीं दे सकते हैं। सारे वेरिएबल्स का टाइप एक ही होगा। मीन्स क्या, x भी इंट टाइप का है, y भी इंट टाइप का है, z भी इंट टाइप का है। अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं फ्लोट, अब देखिए फ्लोट क्या होता है इसके बारे में आपको मालूम नहीं है तो अभी आप ये समझिए फ्लोट एक डेटा टाइप है। ओके तो अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं चूंकि ये आईडी है तो हमें पहले ही एरर दे दिया कि एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे ये क्या खोज रहा है, एक आइडेंटिफायर खोज रहा है। आइडेंटिफायर क्या होता है इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। आइडेंटिफायर किसी भी चीज का नेम, वेरिएबल का नेम, मेथड का नेम, मेथड नहीं सी लैंग्वेज में फंक्शन होता है, लेबल का नेम, किसी भी चीज का नेम। ओके सो यहाँ पे वेरिएबल का नेम, ये एक आइडेंटिफायर खोज रहा है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफायर देना है। और अब आप ये भी कर सकते हैं कि सर फ्लोट आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है क्या, तो हो सकता है, हमें यहाँ कॉमा देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एरर देगा। क्यों, जब हमने कॉमा दे दिया फिर भी हमें ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि फ्लोट क्या है, हमने पढ़ा था ये रिजर्व्ड वर्ड्स है और हम जानते हैं आइडेंटिफायर के रूल से कि रिजर्व्ड वर्ड्स को हम लोग एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसे रिमूव करेंगे। मीन्स क्या, सीधी सी बात हम लोग समझे, यहाँ पे कॉमा देना था, यस। अगर हम लोग सीधी सी बात समझे स्टूडेंट, तो हम एक लाइन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं बट वो सारे वेरिएबल्स एक ही टाइप के होंगे। ये हो गया एक बात। दूसरा पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट, अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करूं, वेरिएबल्स के इनिशियलाइजेशन की, तो आप एक लाइन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है x इक्वल्स 15। अगर आप यहाँ पे कॉमा देकर लिख दे y इक्वल्स 16 तो ये परफेक्टली वैलिड है। अगर आप यहाँ पे कॉमा देके लिख दे z इक्वल्स 17 तो ये परफेक्टली वैलिड है। यहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप इन तीनों के वैल्यू को प्रिंट कराए %d, और हमें %d 3 बार लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम 3 साइंड इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। और देखिए अब साइंड इंटीजर वैल्यू, अनसाइंड इंटीजर वैल्यू क्या होता है ये हम लोग डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक स्पेस देंगे ताकि तीनों वैल्यू के बीच में एक सेपरेट हो जाए।
और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले x के वैल्यू को प्रिंट कराना है, कॉमा देन y के वैल्यू को एंड देन z के वैल्यू को। अगर हम इस प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट कराएं तो क्या होगा, प्रिंटफ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, 3 अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा, %d फर्स्ट %d इज फॉर x, सेकंड %d इज फॉर y एंड थर्ड %d इज फॉर z। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अगर इसे एग्जीक्यूट कराए तो आप देख सकते हैं 15, 16 एंड 17 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। नाउ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट लेवल एग्जाम पे, वो क्वेश्चन क्या आता है ध्यान दीजिए यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए, अगर कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाए x, y, z इक्वल 17। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है x, y और z का वैल्यू, यानी कि आपके पास सिंपली ये प्रोग्राम दिया हुआ है। आप लोग 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा सोचिए और सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। आई होप आप लोग सोच लिए होंगे। तो आप में से कईयों ने सोचा होगा कि 17, 17 एंड 17 प्रिंट होगा, कईयों ने कोई और फॉर्मूला टेक्निक लगाया होगा। यहाँ पे देखिए बेसिकली होने क्या वाला है, जब हम इस प्रकार से लिखते हैं x, y, z इक्वल 17, देन ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है कि हमने जिस वेरिएबल के साथ इक्वल टू का साइन लगाया है, केवल और केवल वही वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज होता है या केवल वही वेरिएबल का वैल्यू मॉडिफाई होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने z को पहले से इनिशियलाइज कर रखा है सम अदर वैल्यू से, तो यहाँ पे z का वैल्यू वो मॉडिफाई कर देगा, परंतु x और y का वैल्यू मॉडिफाई नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू पहले वाला प्रिंट होगा, y का वैल्यू पहले वाला प्रिंट होगा यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट पे, और z का वैल्यू 17 प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे आपको दिया जाता है क्वेश्चन, देखिए ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट और जानना जरूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे पहले से इनिशियलाइज करवा ले रहा हूँ। x इक्वल्स मैं कर देता हूँ 1, y इक्वल्स 2 एंड z इक्वल्स 3। ना, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब आप में से कई सोचिएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, 17, 17, 17, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, 1, 2 एंड 17। वाई? बिकॉज आपने इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, यही कंफ्यूजन का जड़ है। इस स्टेटमेंट में आपने ओनली जेड वेरिएबल को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। x की वैल्यू थी 1, y की वैल्यू थी 2, z की वैल्यू थी 3, आपने z के वैल्यू को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, बट x और y रिमेन, ये क्या रह गया, अपने प्रीवियस वैल्यू के समान रह गया। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट कीजिएगा तो x की वैल्यू प्रिंट होगी और x की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट होगी पर y की वैल्यू तो 2 है, और यहाँ पे z की वैल्यू प्रिंट होगी और z की वैल्यू को हमने लास्ट टाइम मॉडिफाई किया है 17। सो आउटपुट आएगा 1, 2 एंड 17। चलिए हम लोग रन करके आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं 1 एंड 2 x और y का वैल्यू, मगर चूंकि z के वैल्यू को हमने यहाँ मॉडिफाई करा दिया तो z का वैल्यू क्या आ गया, 17। नाउ अब जो हमने इसके पहले वाला एग्जांपल देखा था, मीन्स अगर हम इसे इनिशियलाइज नहीं करवाते हैं, अगर हम x, y और z को इनिशियलाइज नहीं करवाते तब क्या होगा, तो यहाँ पे दूसरा सिनेरियो बन जा रहा है। सिनेरियो क्या है, ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, नाउ हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे हैं, 3 वेरिएबल्स के वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। मतलब क्या, 2 ऐसे वेरिएबल हैं x और y जिसके वैल्यू को हमने अपने वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कराया है और हम उसे प्रिंट करना चाह रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या होगा, ऐसे केस में आप आउटपुट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। वाई? बिकॉज जब आप किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कराते हैं तो उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है, और वो गार्बेज वैल्यू क्या होगा ये एज अ प्रोग्रामर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस प्रोग्राम को 2-3 बार एग्जीक्यूट करें तो x का वैल्यू कभी आपको कुछ मिलेगा, y का वैल्यू कभी कुछ मिलेगा, परंतु z का वैल्यू आपको 17 ही मिलेगा, चूंकि z के वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर रखा है।
तो चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करा लेते हैं। एक्स और वाई के वैल्यू के लिए आप लोग तैयार रखिए कि अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और जेड आपको 17 मिलेगा। ये देखिए एक्स के वैल्यू को इसने कर दिया 0 और वाई के वैल्यू को 7869 समथिंग और जेड का वैल्यू आप देख सकते हैं 17 है। हम दोबारा इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं क्या सेम रिजल्ट आता है। चलिए ये देखिए इस बार आया है x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू देखिए चेंज हो गया है ना, और z का वैल्यू 17। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। अगर आप 10 to 15 टाइम्स इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो मे बी आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर आपने स्टैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कंपाइलर में अपडेट आता है या आपका सिस्टम अपडेट होता है तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, फिर से हम एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं लगता है सेम आउटपुट आया, 1173 समथिंग है और नहीं 1134 था इसके पहले वाला। तो आप देख सकते हैं ये अनएक्सपेक्टेड है, आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा आउटपुट ये आपको देने जा रहा है। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें तो ये सजेस्टेड है स्टूडेंट कि आप वेरिएबल को क्या करें, इनिशियलाइज कर दे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही। मीन्स यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमारा उसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हम लोग इनिशियल वैल्यू से अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंट x इक्वल्स 0, y इक्वल्स 1, z इक्वल्स 2 एंड दिस इज परफेक्टली वैलिड। अगर मैं इसे हटा दूं यहाँ से या कमेंट कर देते हैं हम लोग, देखिए VS कोड में कमेंट करने के लिए आप लोग कंट्रोल और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश बटन को एक साथ दबाइएगा तो ये कंट्रोल हो, ये कमेंट हो जाएगा। और अनकमेंट करने के लिए जस्ट आपको अगेन उस लाइन पे जाना है और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करना। ये देखिए अनकमेंट हो गया। ठीक है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट, हमने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया। तो x की वैल्यू है 0, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2। जब हम x y z को प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे 0 1 एंड 2 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 0 1 एंड 2 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है स्टूडेंट। ओके, तो ये था स्टूडेंट आपका वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। ध्यान देना है यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को पूरी तरीके से एंड नहीं किया है। मीन्स क्या, अभी तक हमने जो भी वेरिएबल्स पढ़े हैं वो किसी सेट ऑफ ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन है। यानी कि आप देख सकते हैं ये एक फंक्शन के अंदर, अगर मैं इस फंक्शन को क्लोज कर दूं तो ये देखिए क्लोज हो गया, यानी कि इस करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन है, जिस कारण से ये लोकल वेरिएबल है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल वेरिएबल का, मगर ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ने से पहले हमें फंक्शंस क्या होते हैं उन्हें समझना पड़ेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में समझेंगे स्टूडेंट। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो जरूर क्लिक ही कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज अब है स्टूडेंट ये रुकने वाला है नहीं, और इसमें हम लोग गेट लेवल के क्वेश्चन तक को सॉल्व करने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, एडवांस तक चलेंगे। अगर आपको बुक्स के बारे में आपको पता करना है कि कौन सा बुक्स फॉलो करना है तो मैं बुक्स का जो फोटो है ऐसे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।